प्रोग्राम है हम और हमारी ज़हनी सेहत और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब एचओडी हैं हमारे इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में जो शोबा ज़हनी सेहत है उसके। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया वड्डी साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब जो लास्ट प्रोग्राम हमारा हुआ था स्लीप डिसऑर्डर के हवाले से हमने काफ़ी डिटेल्ड बात की थी, लेकिन मौजू कुछ ऐसा था कि मज़ीद गुफ्तगू जो है उस पर करनी थी, तो आज हम उसी को इंशाल्लाह कैरी आउट करेंगे। हमने जो टाइप्स ऑफ स्लीप और मुख्तलिफ इसके हमने चीज़ें देखी थी। आज हम चाहेंगे डॉक्टर साहब के शुरू में जो इसकी कॉमन कॉजेज़ हैं जो है स्लीप डिसऑर्डर की, उस पर बातचीत हो जाए और फिर उसके बाद कि कैसे फिर इससे निकला जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए। तो डॉक्टर साहब इसके क्या हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या वो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम स्लीप डिसऑर्डर या नींद के ना आना या नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं? जी बड़ी साहब, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। स्लीप के बारे में जितना भी यानी लिटरेचर या इसके बारे में जो मालूमात है हमारी किताबों में, ख़ासकर जो मेडिकल लिटरेचर है और हमारी जो नफ्सियात की और ज़हनी सेहत से मुतल्लिक़ जितनी किताबें हैं, बहुत ज़्यादा मतलब लिटरेचर है, बहुत ज़्यादा मालूमात हैं और पूरे चैप्टर इनफैक्ट इसके ऊपर दिए हैं। तो मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हो रही थी कि जो ICD-10 है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का जो 10th एडिशन है, ये वर्ल्ड ओवर अब मतलब इसमें से हम पढ़ाते भी हैं, बल्कि MBBS के स्टूडेंट्स को और साइकेट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साइकोलॉजी के, इनमें से वो चैप्टर पढ़ाते हैं। तो इसमें कोई 8 या 9 डिफरेंट किस्में हैं, यानी नींद की या बेख्वाबी की या नींद अच्छी ना नींद आने की, जो यानी मुख्तलिफ जो अक़साम हैं, उनको इश्यूज़ कहें, प्रॉब्लम कहें, डिसऑर्डर्स कहें। सो 8-9 जो इक़साम हैं, इनका फिर हर एक किस्म की अलग वजूहात और अलग इसका तरीका इलाज है। हम चूँकि हमारे जो सामीन होते हैं उनको एक जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़रा बैलेंस करें कि टेक्निकल चीज़ें भी हम बीच में कुछ बात ज़रूर करें। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, सुन रहे होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश होती है कि कम्युनिटी में हमारे जो बहन भाई जो सामीन होते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं काफ़ी और हमें हमारे साथ राब्ते भी करते हैं, उनको दी जाए। तो वजूहात में भट्टी साहब, नींद ना आना या नींद तसल्ली बख्श ना आना या नींद पूरी ना आना। मिसाल के तौर पर एक सूरत ही हो सकती है, रात को आंख ही नहीं लग रही। मसलन में एक फैमिली है, एक फैमिली मेंबर है, एक इंसान है, मर्द औरत बच्चा। ये रूटीन है घर की कि रात को 9-10 बजे लोग सो जाते हैं। वो भी बेड पर जाते हैं सोने के लिए कि 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12, 1, 2, लेकिन वो नींद नहीं आ रही। तो एक ये सूरत हो सकती है। दूसरी ये सूरत होती है कि आँख तो लग गई, सो गए, लेकिन फिर रात को जल्दी उनकी आँख खुल जाती है। मसलन आजकल जैसे अब सर्दियों का आगाज़ है, तो सुबह आप सूरज तकरीबन आप समझ लें कि कोई लगभग 5:45 बजे आजकल तुलू हो रहा है। अब 5:45 बजे तुलू होने का मतलब है कि 5 बजे तक आप सो सकते हैं आराम से ना, 4:30-5 बजे तक। लेकिन इन लोगों में इनको लेट इंसोम्निया की टर्म हम यूज़ करते हैं, यानी रात के आखिरी पैर में ना इनकी आँख खुल जाएगी। कुछ तो खैर तहज्जुद गुज़ार हैं, जैसे हमारा जो इस्लामिक कल्चर है या लोग फ़ेथ वाले इबादत गुज़ार होते हैं, वो तो एक इंटेंशनली या इरादतन या आदतन अपनी इबादत के लिए उठते हैं। जिनका ज़िक्र हम कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं जिनकी वाकई आँख खुल जाती है, हालांकि मज़ीद सोना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है नींद की। तो रात को 2 बजे अब आँख खुल गई और आँख नहीं लग रही, वो उस वक्त बड़ी एक अज़ियत भी, एक परेशानी भी, बेजारी भी और बेचैनी फिर साथ शुरू हो जाती है। तीसरा पैटर्न है कि ऑन ऑफ, थोड़ी देर आंख लगी फिर खुल गई, आंख लगी फिर खुल गई, आंख लगी फिर खुल गई। तो ये 3 पैटर्न इन जनरल मतलब है, या इसके ना समझे जाते हैं। जो एक कॉमन जो वजह जो पहले मैं टेक्निकल बताऊंगा, जितने भी स्ट्रेस से रिलेटेड जो मसाइल हैं, यानी वो चाहे वो कोई आर्जी स्ट्रेस है या बड़ी स्ट्रेस है या कोई भी ज़िंदगी में माशी, माशरती, अज़दवाजी कोई टेंशन चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है, जॉब से रिलेटेड है, पॉलिटिकल है फॉर दैट मैटर, सो उसमें ये होता है कि वो स्ट्रेस की वजह से ना असल में दिमाग इतना ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है,
दिमाग इतना ओवर एक्टिव हो जाता है, इतना स्टिमुलेट हुआ होता है कि वो सेटल ही नहीं होता। सो सादा अल्फाज में समझाने के लिए हम कहते हैं कि स्लीप की इसके लिए जो दिमाग के अंदर कुछ सिमें होती हैं जो ऐसे स्विच ऑफ होती हैं और इंसान के अंदर नींद की कैफियत तारी होती है, तो वो सिमें स्विच ऑफ ही नहीं होती, उसी तरह एक्टिव रहती हैं, अलर्ट रहती हैं। इसमें बाकायदा ब्रेन का एक सिस्टम, इसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, और फिर उसके साथ बहुत लिंक्ड और भी हैं दिमाग के अंदर हिस्से हैं, तो वो बस हाइपर अलर्ट हो जाता है और इतना हाइपर अलर्ट होता है कि उसकी वजह से नींद नहीं आ रही होती है। इसमें ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों को अगर वो वर्जिश बहुत ज़्यादा कर लें, यानी आप समझ लें कि अर्ली नाइट में मगरिब या मगरिब के बाद ज़्यादा वर्जिश कर लें, तो कहते हैं वो वर्जिश करने से भी ना दिमाग चूँकि बहुत एक्साइट हो जाता है, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उससे भी कुछ लोगों को नींद नहीं आती, कुछ सो जाते हैं थकन की वजह से। ज़रा वॉक वर्जिश की आपने, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, क्रिकेट का मैच खेला, फुटबॉल का, तो नींद आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा खासा ये मसला होता है कि अगर वो उस वक्त एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें तो उसे फिर नींद नहीं आती है। इसी तरह कुछ लोग अगर खाना मिसाल के तौर पर ज़्यादा हैवी मील्स ले लें, हैवी मील्स ज़्यादा खाना मतलब है हैवी किस्म का खाना खा लिया, दैट कैन ऑल्सो लीड टू अर्ली इंसोम्निया, यानी रात को आंख फिर लग नहीं रही होती है। इसलिए कहते हैं कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उसकी वजूहात पर आप खुद गौर करें कि आज मुझे अगर नींद नहीं आ रही या पिछले 2 दिन से नींद नहीं आ रही तो आखिर बिलाखिर उसकी क्या वजह है। अच्छा, कुछ चीज़ें तो समझ आ जाती हैं कि ये शायद वजह होगी या ये वजह होगी। मिसाल के तौर पर अगर टी या कॉफ़ी, चाय ज़्यादा पी ली, कॉफ़ी ज़्यादा पी ली, या निकोटीन, स्मोकिंग का इवन कहते हैं कुछ लोगों पर इफ़ेक्ट होता है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोगों को चाय या कॉफ़ी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि चाय के हमारे कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं मैं तो चाय पी के ना बड़ी अच्छी गहरी नींद आ जाती है ना। सो ये यानी एक्सेप्शंस है, इक्का दुक्का इस तरह केस आते हैं। लेकिन आम तौर पर चाय के अंदर जो केमिकल होते हैं, काली पत्ती के अंदर, कॉफ़ी के अंदर हैं, कैफिनेटेड जितने ड्रिंक्स हैं जो जिनके अंदर ये कैफ़ीन शामिल होती है, या कुछ अद्वियात ऐसी हैं वो लेने से वो दिमाग जो है ना वो इतना अलर्ट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, एक्साइट इतना हो जाता है कि फिर नींद नहीं आती ना। जब एक दफ़ा नींद डिस्टर्ब हो जाती है, इसका फिर मैंने देखा कि अक्सर जो हमारे पास क्लिनिक्स में भी आते हैं लोग बाकायदा मशवरा करने के लिए, वो एक पैटर्न बन जाता है। मिसाल के तौर पर रात को ना वो 11, 12, 1, 2 बज गए, 3 बज गए, नींद नहीं आई। अच्छा, अब नींद पूरी करने के लिए ना वो फिर सुबह लोग ये करते हैं कि बाज़ भाना बजाय इसके कि वो टाइम से जाग जाएं, बिस्तर से निकल आएँ और अपनी नॉर्मल दिन की रूटीन शुरू करें, वो फिर ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आँख उनकी लगी 3 बजे, अब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे जाग रहे हैं। ख़ासकर हमारे जो बहन भाई जो बिज़नेस वगैरह में करते हैं, या उनका एक लाइफ स्टाइल फैमिलीज़ का बन जाता है कि लेट नाइट यानी जागने के कल्चर फैमिली का बन जाता है ना, कि बहुत देर से 11, 12, 1, 2 बज गए। उनका फिर होता है कि वो एक फैमिली का शायद स्टाइल ही ऐसा बन जाता है कि उन्हें फिर देर से जागना है सुबह। ये एक पैटर्न बन जाता है। दिमाग की जो क्लॉक होती है, जो स्लीप को जो करती है, एक लिहाज से सेट करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक हम उसको कहते हैं ना, वो सेट ही उसी तरह हो जाती है। अच्छा, ये तो हो गया फैमिली का कल्चर। कुछ लोगों में आदतन, मिसाल के तौर पर रात को पहले उन्होंने ड्रामा देखा, फिर कोई कॉमेडी का प्रोग्राम देख लिया, फिर कोई मूवी देख ली, उसके बाद फिर फेसबुक पर चले गए, सोशल मीडिया पर चले गए, तो करते 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 ना हालांकि नींद की एक कैफियत तारी भी होती है, लेकिन उसको वो टाल देते हैं या उसको यानी इग्नोर कर देते हैं ना, और ज़बरदस्ती जागते हैं। ये जब फिर देर रात गए तक जब जागते रहते हैं तो फिर सुबह के टाइम पर ज़ाहिर दिमाग पर नींद का एक गलबा होता है, वो फिर देर तक, दोपहर तक या से पैर तक भी सुबह में बहुत मैं केसेस देखता हूँ इस तरह के। उसमें उसकी फिर आगे ट्रीटमेंट पर बात करेंगे कि हम कैसे उसको रिवर्स करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अमूमन ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से नींद या स्लीप की डिस्टर्बेंस होती है। जो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर ना कोई बज़ाहिर वजह समझ नहीं आ रही होती है, ना उस इंसान को जो ज़ाहिर है इसका बेख्वाबी का या नींद की कमी का या स्लीप डिसऑर्डर का शिकार है, और फैमिली को भी नहीं समझ आ रही होती है। इसमें कहते हैं कि अंडरलाइंग या तो कोई जिस्मानी बीमारी है या कोई ज़हनी और नफ्सियाती बीमारी है। जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं उनमें भी बहुत सारी आ जाती हैं बीमारियाँ, जिसमें कोई तकलीफ़ है, सांस की तकलीफ़ है, दिल की तकलीफ़ है, कोई मतलब है पट्ठे जैसे बाज़ स्पाज में चले जाते हैं, अकड़ जाते हैं, खिंच जाते हैं पट्ठे, कमर का जैसे बहुत ज़्यादा शदीद बाज़ लोगों को दर्द होता है, वो दर्द की वजह से ज़रा भी हिलते ना तो एकदम से दर्द की वजह से वो बेआरामी होती है,
अज़ियत और तकलीफ़ की वजह से सो नहीं पाते। लेकिन ज़्यादा चूँकि मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो है साइकेट्री के जो इश्यूज़ होते हैं, नफ्सियाती इशू, तो उसमें कहते हैं कि जितने भी हमारे आप समझ लें कि साइकेट्री के जितने भी इश्यूज़ हैं जिसमें एंग्जाइटी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे हैं, मूड डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे जिसमें मेनिया हाइपोमेनिया वाली कैफियत होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, तो मतलब एक बड़ी ही लंबी लिस्ट है। इनमें चूँकि ओवरऑल एक दिमाग की, जहन की, एसाब की कैफियत ही चेंज हो जाती है, तो उसमें स्लीप इज़ वन ऑफ द कॉमन इश्यूज़। मतलब एक आम मसला जो नींद का होता है कि नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई दफ़ा बल्कि हमारे पास आते ही लोग इससे कि जब मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, जब वो कहते हैं नींद नहीं आ रही है और अब फिर डिटेल से ज़रा देखते हैं, बाकायदा इसका एक आप समझने की हिस्ट्री टेकिंग हम करते हैं, ज़रा तफसील से इंटरव्यू होता है, उसमें हमें बहुत सारी फिर चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं जिसमें अक्सर और बेशतर हमें पता चलता है वो क्लिनिकल डिप्रेशन की कैफियत से गुज़रे हैं, जिसमें अमूमन वो शुरू होता है सिलसिला इस तरह के, पहले अजीब दिल में उदासी, ज़हन उदास है, परेशान हाल है, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, भूख भी नहीं सही लग रही, काम काज करने की सलाहियत भी मुतासर है, फ़ैसला साजी भी नहीं हो रही, तो यानी उनका तो फिर वो बाकायदा एक क्लिनिकल डिप्रेशन वाली अलामात शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर नींद भी साथ डिस्टर्ब हो जाती है। इसमें हम फिर जो ट्रीटमेंट करते हैं वो बाकायदा वो जो अंडरलाइंग जो भी इशू है, क्लिनिकल डिप्रेशन है या एंग्जाइटी का इशू है, उसकी ओवरऑल हम ट्रीटमेंट जब तक नहीं करते तो इनका नींद का मसला मतलब ज़ाहिर वो फिर हल नहीं होता। लेकिन जिन लोगों का क्लियर कट फैक्टर्स हैं जी, कॉफ़ी है या चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, या मिसाल के तौर लाइफस्टाइल ऐसा है, शाम को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या अपनी नॉर्मल या नेचुरल नींद जो उनको शाम को रात को पहले पैर में आती है उसका फ़ायदा नहीं उठाते, उनको फिर वो उन फैक्टर्स के हिसाब से हम काउंसलिंग भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, और थोड़ा बहुत साथ बहुत सारी चीज़ें जिसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज का बहुत मतलब है इसमें कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्सरसाइजेज हैं जिसमें तस्बीहात भी हैं, जिसमें नमाज भी है, जिसमें कुरान मजीद की तिलावत भी है, बहुत सारी चीज़ें जो दिल को, ज़हन को पुरसकून बना देती हैं। तो कुछ लोगों को ये बहुत ही सूट करती हैं, फिर उनको हम उनकी यानी पर्सनैलिटी, फेथ के हिसाब से, उनके माइंड सेट, उनके कल्चर के हिसाब से, उनकी वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हम ये रिकमेंड करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई लाइट सा जैसे म्यूज़िक हो, या कोई हल्की फुल्की गपशप हो, कोई अच्छी सी किताब हो, मतलब है जब बहुत ज़्यादा जिसमें एक्साइटमेंट ना हो, कोई भी किताब हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है, उनको हम बुक रीडिंग या इस तरह का हम कहते हैं सर ठीक है आप ये करके देख लें। कुछ लोगों को वो चीज़ बहुत सूट करती है, वो पढ़ते पढ़ते उनकी आंख लग जाती है ना, नींद आ जाती है। सो ये तो कुछ यानी कॉमन सी आप समझ लें जो वजूहात होते हैं जिनकी वजह से नींद का मसला जो ना वो बन जाता है और स्लीप की डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। इसमें जेट लैग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेट लैग का मतलब है कि अगर टाइम जोन्स, जैसे हमारे यहाँ सूरज निकलने का, सूरज तुलू होने और सूरज गुरूब होने के टाइमिंग ज़रा और हैं, इसी वजह से हमारा सोने और जागने के टाइमिंग और हैं। सही है। अगर एक इंसान यहाँ से पाकिस्तान में और उसको वेस्ट में या यूनाइटेड स्टेट्स में या किसी मतलब फॉर फ्लंग वेस्टर्न स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में उसको ट्रैवल करता है, तो चूँकि टाइम जोन्स को वो क्रॉस करके ना उधर चले जाते हैं। अब यहाँ से जब चलते हैं तो यहाँ पे टाइम और होता है, वहाँ पे जाते हैं तो मिसाल के तौर पर टाइम और होता है। सही। कि यहाँ से जब चले थे तो अभी मिसाल को शाम का टाइम था, वहाँ पे जब पहुँचे तो अभी वो सुबह का टाइम है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसको जेट लैग का एक कॉन्सेप्ट है कि चूँकि जेट का मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ ऐसा जी। कि मैं यहाँ से अमेरिका जा रहा था और यहाँ से लंदन और लंदन से अमेरिका, और सुबह 6 बजे फ्लाइट थी जी। और कई घंटे गुजरने के बाद भी 6 नहीं बज रहे थे। Exactly. आप रिवर्स में जा रहे थे, अभी सुबह नहीं हो रही थी। बड़ा अजीब सी वो कैफियत होती है वैसे जी भी। जी। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और वो हम उसके आदी होते हैं, और ज़रा सा भी उससे वो जो ब्रेक आती है इस तरह की कोई, जी, तो अजीब सी वो फीलिंग होती है। सही बात है कि वो सहरी का टाइम था और कई घंटे तक वो सहरी रही है लाइफ। यू मस्ट हैव एंजॉयड। हाँ जी, काफ़ी सारी सीरीज कर ली होंगी आपने। हाँ जी, ठीक। तो ये आपने दुरुस्त कहा। अभी आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब के हल्की फुल्की कोई किताब या ऐसी बात की आपने, हल्की फुल्की से क्या मुराद है? मतलब कि कोई एक्साइटमेंट वाली अगर कोई चीज़ आप पढ़ेंगे या कोई मूवी देखेंगे तो वो ज़ाहिर है कि आपको अलर्ट करेगी। जी बट साहब, असल में एक वो लोगों के जहन या तवज्जो को कैप्चर करने के लिए ना ज़्यादातर लोग, ख़ासकर जो नावल वगैरह होते हैं उसमें बड़ा सस्पेंस होता है।
यानी वो स्क्रिप्ट में एक ऐसा एक डाल देते हैं ना, चीज़ डाल देते हैं, फिर उसको वो थोड़ा लटकाते रहते हैं ना। तो अगर इंसान के माइंड में एक चीज़ क्वेश्चन इस तरह का उस वक्त हो जाए कि अब नेक्स्ट क्या होगा, अब पता नहीं क्या होने वाला है, अच्छा ये जो एक्शन हुआ है अब इसका आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो चाहे वो लिटरेचर मतलब प्रिंट मीडिया का है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ना, उसमें माइंड चूँकि बहुत इंगेज फोकस होता है और एक्साइट भी हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, सही है। साथ इमोशनल भी इंसान हो जाता है। आपको पता है कि मूवी देखते हुए या बाज़ वक्त किताब पढ़ते हुए ना कई लोग गुस्से में आ जाते हैं अच्छे खासे, आंसू निकल आते हैं, कैफियत है, कैफियत है। बिल्कुल। तो अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली साइकोलॉजिकली बंदा अपसेट हो जाए या एक्साइट हो जाए या सैड हो जाए, इन सारी सूरतों में ना नींद जो है ना, क्यों नींद बड़ा एक नाजुक सा अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, बहुत एक सॉफ्ट सा एक फिनोमेना है। तो अगर आप माइंड को बहुत ज़्यादा कर देंगे, एक्साइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा अपसेट कर देंगे उस वक्त, इसलिए हम ये भी बाज़ वक्त गुजारिश करते हैं कि टीवी चैनल्स पर भी जो गैर ज़रूरी है पैनल डिस्कशंस हो रही होती हैं, बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल नेचर की, जिसमें बाज़ काफ़ी वो आर्गूमेंट्स फजूल भी होती हैं ऑनेस्टली। और ऐसे औकात में इस तरह के शोज होते हैं जो आपके उसके बाद आपने सोना होता है। एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्ट आप चले 9 बजे ना सो रहे हो, लेकिन थोड़ी तैयारी शरी तो शुरू कर देता है बंदा। जी, तो उस वक्त कुछ तरह के टॉपिक्स पे जब प्रोग्राम्स आप देखना शुरू कर दें तो जाहिर है कि वो भी आपकी तवज्जो को जी जी। और उसमें एक और भी इशू, अगर दोस्त हैं या रूममेट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि वो अगर कोई टॉपिक को छेड़ना, चूँकि बाज़ पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं ना अपनी अपनी, हाँ जी, पॉलिटिकल कह लें, रिलीजियस कह लें, कल्चरल कह लें, तो कई दफ़ा ये भी होता है कि आफ्टर डिस्कशन में ना वो चले, वो तो पैनल वाले तो चले गए ना अपना प्रोग्राम करके, तो घर के अंदर भी एक पैनल बन जाता है। सही बात है। वो लड़ाई शिफ्ट कर जाते हैं, एग्जैक्टली छोड़ देते हैं दूसरों के लिए। बड़ी हीटेड डिस्कशन शुरू हो जाएगी, हाँ और जी। उस हीटेड डिस्कशन में हो सकता है थोड़ी बहुत नाराज़गी, थोड़ी बहुत तलखी हो जाए, वो चीज़ इंसान की नींद को अपसेट कर देती है। तो हम भी कहते हैं कि आप फिर देखें यार असल तो फिनोमेना कुछ और है, तो नाइट टाइम पे बेहतर है कि ऐसी कोई मूवी जो सॉफ्ट सी हो या कोई मतलब प्रोग्राम है, डिपेंडिंग अपॉन, मैं वो हमेशा ही गुजारिश है, आपके कल्चर, आपकी वैल्यूज़, आपका जो फेथ सिस्टम है उससे मैचिंग हो, लेकिन मॉडरेट हो, म्याना रवि वाली कोई चीज़ हो, अच्छी प्लेजेंट हो, जो ना इंसान के माइंड को पुरस्कून कर दे, वो वाली डिस्कशन करनी है फैमिली में, तो बाय ऑल मीन्स बैठे आप डिस्कस करें, मज़े मज़े की चीज़, अच्छी सी कोई लाइट सी ना, इंफॉर्मेटिव हो, कोई रिलैक्सिंग किस्म की कोई चीज़ हो। सो इवनिंग में या अर्ली नाइट आवर्स में हम चाहते हैं कि ओवरऑल यानी कम्युनिटी लेवल पर हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हों जिससे किसी की नींद छीन ना जाए, या अनजाने में आप किसी की नींद को छीन ना लें। इसके बाद फिर चंद एक इसमें कंडीशंस आती हैं और जो वजह बनती हैं स्लीप की डिस्टर्बेंस की ना, ये एपिसोड्स की सूरत में होते हैं बटी सब रात को, और इसमें एक फिनोमेना है जिसको कहते हैं नाइट मेयर्स, ये बेकायदा टर्म यूज़ होती है। ठीक है। नाइट मेयर्स अमूमन ये बच्चों में होता है, अगरचे बड़ों में भी हो सकता है, और इसकी कुछ वजूहात भी दरियाफ्त हुई हैं। उसमें ये होता है कि एकदम से मैं चले बच्चों की मिसाल लेता हूँ, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती है कि बच्चा एकदम से ना खौफ ज़दा होके ना डरेगा, या उसको कोई डरावना ख्वाब आया है और वो डर जाएगा, और डर के ना चीखो पुकार, उसको मतलब सीने भी यार होंगे, और बहुत ही यानी अजीब सी कंडीशन, बल्कि घर वाले भी, माँ बाप भी देखे ना डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है बच्चे को। तो अक्सर वे कहते हैं शायद कोई चीज़, कोई साया था, कोई चीज़ थी, किसी चीज़ ने उसको डरा दिया। इसको नाइट मेयर्स कहते हैं, बाकायदा ये एक कंडीशन है, यानी साइकोलॉजिकली इमोशनल एक आप समझ लें कि कंडीशन है। और इसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब नींद ना आने से भी है कि आप अगर रात को उठ गए अचानक कोई डरावना ख्वाब देख के, और उसके बाद आप उस कैफियत में मुब्तला हो जाते हैं और आप फर्दर सो नहीं पाते, इस तरह जी जी इसकी जो डेफिनेशन जो दी हुई है ना, या इसको जो डिस्क्राइब किया हुआ डिस्क्रिप्शन ये है कि अमूमन अगर कोई स्ट्रेस या कोई एंग्जाइटी, या मिसाल के तौर पर कोई बाज़ों कोई नशावर चीज़, यानी ख़ासकर टीन एज जो बॉयज़ होते हैं या थोड़ी बड़ी उम्र के होते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, या ओवरऑल एंग्जाइटी या स्ट्रेस है, कोई घर के माहौल में तलखी है, माँ बाप में कोई लड़ाई है, कोई इश्यूज़ चल रहे हैं बहुत ही, जिसके ना माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो वो बच्चा सो तो जाता है, बच्चों को नींद आपने देखा बड़ी जल्दी आ जाती है ना अमूमन, लेकिन फिर सोते सोते ना एकदम से ना उनको या तो कोई डरावना ख्वाब आता है, अमूमन डरावना ख्वाब आता है, उस डरावने ख्वाब में बाकायदा फिर वो उठ जाते हैं। जब उठते हैं तो उनकी हालत बड़ी गैर होती है, और फिर वो मतलब इसमें अच्छी बात यह है कि उनको एक तो आप थोड़ा सा कंसोल करें, अगर उनको तसल्ली दें, उनको थोड़ा सा शफ़ी से कार करें, रिलैक्स करें, तो ये बच्चे अमूमन दोबारा सो जाते हैं।
और सुबह अमूमन उनको याद भी होती है ये। एक और इससे बिल्कुल करीब करीब इसके कंडीशन, इसको नाइट टेरर कहते हैं। अच्छा। वो टेरर का लफ्ज़ बकायदा ये बुक्स में उन्होंने कहा, उसमें तो वाकई वो बच्चा टेरराइज हो जाता है। अच्छा। लेकिन इसमें और नाइट मेयर्स में डिफरेंस ये है कि नाइट टेरर में उस बच्चे को जब वो उसकी हालत होती है ना, तो उसको बेशक आप कंसोल करें, बेशक आप उसको तसल्ली देने की कोशिश करें, वो चीखेगा और बहुत ही यानी रात का मंजर, और ज़रा कि फैमिली बेचारी अगर ये बच्चे को ऐसी कोई कैफियत होगी तो बहुत परेशानी बन जाती है। और जितना मर्ज़ी उसको कंसोल करें, तसल्ली दें, पकड़ने की कोशिश करें, दिलासे दें, कुछ भी करें, वो बच्चा सेटल नहीं हो रहा होता है। और फिर अल्टीमेटली बहरहाल बच्चा सेटल होकर दोबारा सो भी जाता है, सुबह उसको याद नहीं होता है। अच्छा। सो नाइट टेरर और नाइट मेयर में ये फ़र्क है। सही है। इस बच्चे को सुबह याद नहीं होता क्या हुआ, मुझे तो नहीं पता। अच्छा। क्या कहते हैं, ये डीप स्लीप में है, जो स्टेज 4 स्लीप होती है काल्पनिक, अच्छा, उसमें फिनोमेनन होता है। उसमें दिमाग अमूमन ज़्यादा दिमाग इससे सोए होते हैं, इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं होती उस इवेंट की। हो गया, सही है। और फिर एक कंडीशन है जो काफ़ी कॉमन है, ये चूँकि हमारे पास आते हैं क्लिनिक्स में, लोग आते हैं स्लीप वॉकिंग, हाँ जी, सोमन एम्बलिज्म इसको कहते हैं, टर्म है। अगला सवाल भी मेरा यही था जी बिल्कुल। ये भी क्योंकि मेरे अपने बेटा जो है वो थोड़ा उसमें भी प्रॉब्लम है जी। इसमें बच्चे सब पता कि ये भी कहते हैं डीप स्लीप फिनोमेना होता है बेसिकली, और इसमें बच्चा उठता है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और अभी तक यानी कोई बात इसका पूरा मुकम्मल कंप्लीट आंसर नहीं मिल रहा। वो एक बच्चा बाद सब उठता है, जूते भी पहन लेता है, यानी ड्रेसअप भी होता है, कुंडी भी खोलेगा, सो रहा है। सही है। और इतना यानी सोया होता है, इतनी उसकी नींद गहरी होती है कि सुबह उसको अमूमन याद नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये स्लीप वॉकिंग में ही होता है कि वो वॉक करके बाद वो घर से बाहर भी बच्चे चले जाते हैं। अगर फ्लैट्स में या अपार्टमेंट्स में लोग रह रहे हैं तो हमें ये ख़तरा होता है खुदा न खास्ता वो बच्चा उतरते हुए टकरा ना जाए या कहीं दीवार के कहीं एज पर चला जाए तो वहाँ से गिर ना जाए। सो इस के बारे में हमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा इशू होता है स्लीप वॉकिंग वाले जो बच्चे होते हैं, कि कहीं उनकी ज़िंदगी को, उनकी जान को, उनकी यानी जिस्मानी जो सेफ्टी है कहीं वो ख़तरे में ना पड़ जाए। अच्छा, ये मज़े की बात है, इन तीनों को जब ये क्लिनिक्स में आते हैं बच्चे इस तरह के हमारे पास फैमिली से लेकर आती हैं, इनका बाकायदा हम इसका डायग्नोसिस है, इसकी तशख़ीस होती है और ये इलाज के साथ काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी बेहतरी भी हो जाती है। सो सेफ्टी के तौर पर बहरहाल स्लीप वॉक जो करते वाले बच्चे ना, वो हम पेरेंट्स को या फैमिलीज़ को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने बहुत ही मतलब उनकी इंश्योर करनी है सेफ्टी। सही है, नज़र रखनी है, एहतियात करनी है। जी जी बिल्कुल। सो ये बच्चों के हवाले से मतलब चंद चीज़ें हैं जो स्लीप की डिस्टर्बेंस जिनकी वजह से डॉक्टर साहब क्या ये ग्रो करने के साथ साथ ये कम होती जाती है अगर बच्चों में है? जी जनरली जी बेटी साहब, जनरली अगर अंडरलाइंग जो कोई फैक्टर्स अगर हैं, वही जो जिनका मैंने जिक्र किया है, कोई फैमिली के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत ही लाइफ बच्चे की स्ट्रेसफुल है, अमूमन घर का माहौल, पेरेंट्स की आपस में कोई नाचाकी है, कोई लड़ाई है, कुछ झगड़े चल रहे हैं, तो बच्चे सेंसिटिव हैं, नोट भी हर चीज़ को करते हैं, या कोई हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चा जो ना माँ बाप बाज़ बिज़ी होते हैं या अनजाने में उनको ध्यान नहीं होता है और वो मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल पर बहुत सारी मूवीज़ भी डाउनलोड होती हैं, प्रोग्राम्स भी डाउनलोड होते हैं, टीवी बच्चा देख रहा है, तो उसमें बाज़ कोई चीज़ें ऐसी बच्चा अगर देखे तो उसका भी यानी इसके साथ लिंक बनता है। सो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर आपको अंडरलाइंग उसकी रीज़न पता चल जाए कि ये वजह है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हुई है, नाइट टेरर हुआ है, नाइट मेयर हुआ है, स्लीप वॉक, तो आप कुछ ना कुछ यानी मुनासिब उसका ट्रीटमेंट का पैकेज या मैनेजमेंट, हम उसको कहते हैं मैनेजमेंट का पैकेज आप दे सकते हैं। कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं, बाज़ वो कुछ मुनासिब अद्वियात भी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो उन अद्वियात का भी रोल है, कहते हैं वो अद्वियात से भी ना वो जो दिमाग की केमिस्ट्री या ब्रेन की जो कैफियत जो उस वक्त चेंज होती है ना, कहते हैं उससे वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। सो ये इसका है इन ब्रीफ, मतलब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजंस हैं। तो अगर हम इनको सम अप करें तो इसका मतलब है कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जिस्मानी सेहत के हवाले से, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इमोशनल फैक्टर्स हैं, कुछ बाकायदा डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हैं जो नफ्सियाती या ज़हनी नोयत के होते हैं जो स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, कुछ ये बच्चों के हवाले से हमने बात की है, ये चीज़ें। फिर बाकी लाइफ स्टाइल, ज़्यादा आई थिंक जो मेन जो इशू है ना वो लाइफ स्टाइल का है कि आपने कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, चाय ज़्यादा ले रहे हैं, लाइफ स्ट्रेसफुल है, वॉक या वर्जिश या एक्सरसाइज का अमूमन मैंने देखा है ट्रेंड बहुत कम हो गया है। लोग आजकल ना ज़्यादा बस फेसबुक का अनफॉर्चुनेटली या सोशल मीडिया का रवाज है, कई घंटे बैठ के देखते रहते हैं। बच्चे भी आहिस्ता सा अनफॉर्चुनेटली इस तरफ अभी आ रहे हैं कि बच्चों को भी हाथ में मोबाइल हो तो मोबाइल पर गेम खेल ले और कई घंटे। सही होना ये चाहिए जो नॉर्मल नेचुरल जो एक स्टाइल है वो ये कि बच्चों
प्ले ग्राउंड्स हों ज़्यादा, बच्चे बाहर जाएं खेलें, या पेरेंट्स रोल मॉडल के तौर पर ज़रूर खुद वॉक करें, बाहर वहीं फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस डूज़ एंड डोंट्स इस हवाले से करें, बिकॉज सिर्फ नींद का इशू नहीं है, बाद में बहुत सारी और पेचीदगियाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और भी मतलब आनी शुरू हो जाती हैं। सही है। सो एक मैसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एपिडेमिक और एक बहुत बड़ा एक वबाल बनता जा रहा है कि बच्चे गैजेट्स के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा अनचेक्ड, यानी पेरेंट्स को पता नहीं, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम ना गुजारें, और जो भी कंटेंट वो वॉच करते हैं पेरेंट्स को अंदाज़ा हो कि कौन सा कंटेंट वॉच करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग। मुझे मैं हैरान होता हूँ कि बाहर के मुल्कों में पेरेंट्स के पास बाकायदा मॉनिटरिंग सिस्टम होते हैं, उनको पता था हमारा बच्चा क्या वॉच कर रहा है, कितनी देर वॉच करता है। हमारे यहाँ भी पेरेंट्स के पास कोई ऐसा नहीं है चेक कंट्रोल नहीं, बल्कि बाज़ पेरेंट्स भी कहते हैं चलो बच्चा यार खेल रहा है, सही है, बिजी है, हाँ बिजी है, चलें ठीक है जाने दो उसको। अल्टीमेटली इससे नींद के मसले भी शुरू होते हैं। नींद के अलावा बहुत सारे नफसियाती ज़हनी किस्म की कैफियत जो है ना बच्चे की चेंज हो जाती हैं। बच्चे की पढ़ाई, उसकी तालीम, उसका कैरियर, उसकी ओवरऑल सोशल लाइफ, फ़िज़िकल उसकी जो सेहत है, जिस्मानी सेहत, वो भी सारी बहुत इफेक्ट होती है। सही है। So, अच्छा सही है डॉक्टर साहब, जो मुख्तलिफ वजूहात आपने डिस्कस की, अब आते हैं इसके इलाज की तरफ, इसके ट्रीटमेंट की तरफ। तो जो मुख्तलिफ आपने रीज़न्स बताए इसके, तो इसके बस यकीनन फिर इलाज भी, उसके लिए भी मुख्तलिफ तरीके जो है वो इख्तियार किए जाते होंगे, तो ज़रा उनकी तफसील हमें बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया। इसमें एक तो हम इसको इस तरह यानी ताकि समझने में आसानी हो, पहले तो हम हमेशा जब हिस्ट्री लेते हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि क्या कोई जिस्मानी किस्म की कोई ऐसी तकलीफ़, ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो बेख्वाबी या नींद ना आने की वजह है, हम उसके ऊपर पहले फ़ोकस करते हैं। जब भी वो अगर जिस्मानी कोई इश्यू है, कोई तकलीफ़ है, दुख दर्द है, कोई बीमारी है, वो जब ठीक होती है तो ऑटोमेटिकली नींद का मसला हल होना शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल, इमोशनल, साइकेट्रिक कोई किसी तरह का इशू तो नहीं चल रहा है, अंडरलाइन कोई डिप्रेशन तो नहीं है, एंग्जाइटी तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है। अगर उसके आसार हों जो हिस्ट्री के दौरान और जब हमारे साथ इंटरेक्शन पेशेंट करते हैं तो हमें काफ़ी अंदाज़ा फेयर आइडिया हो जाता है हमें। उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ है तो उसको ज़रूर ट्रीट किया जाए। जब तक उसको ट्रीट नहीं करेंगे, महज नींद का इलाज करना अमूमन इतना कामयाब नहीं होता है, और फिर लोग बाज़ वक्त क्विक फिक्स के तौर पर नींद की दवाइयाँ स्टोर से जाके ले लीं, या जो यंगस्टर्स होते हैं जिनको दवाइयों का आइडिया नहीं होता है, वो खुदा न खासा नशावर चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए उसको मरीज़ को यानी ओवरऑल समझना कि अंडरलाइंग वजह क्या है, इसको ट्रीट। फिर लाइफस्टाइल का मतलब है सोने जागने की रूटीन, चाय कितनी है, कॉफ़ी कितनी है, खुदा न खासा कोई नशावर चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल हो रही हैं। बिकॉज़ बच्चे टीनेजर्स जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं, पीयर प्रेशर भी होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के उनको ट्रैप कर रहे होते हैं। तो अगर कोई खुदा न खासा नशावर चीज़ है तो उसको अतुलवसा उसको देखा जाए। अगर वो चीज़ अगर है नींद को डिस्टर्ब करी है तो उसको सबसे पहले मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिर लाइफस्टाइल में वो जो बातें हमने की हैं कि लेट इवनिंग में या अर्ली नाइट आवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म को या आपके जहन को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर दे, या जिस्म या जहन पर्टिकुलरली कि जहन अगर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया आपका, जहनी तौर पर जज्बाती हैं आप, वो तमाम चीज़ें भी इसको अफेक्ट कर सकती हैं। सो उनका करने के बाद अब हम आते हैं प्योरली इंसोम्निया या जो नींद का इशू है, उसमें फिर अकॉर्डिंग टू मतलब उसका पैटर्न क्या है नींद का, कि अर्ली नाइट का इंसोम्निया है जो ज़रा ज़्यादा कॉमन होता है, मैंने देखा है हमारे यहाँ कि नींद आ नहीं रही, आँख नहीं लग रही। उसमें फिर हम बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं जो उस इंसान को सूट करें। सूट करने का मतलब उसका सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल और पर्सनल एक वैल्यू सिस्टम, एक लाइफ का स्टाइल क्या है। अगर कोई नेक नमाजी जैसे लोग होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं अल्लाह अल्लाह करने वाले, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है आप सूरह मुल्क, सूरह रहमान शरीफ या कोई भी कुरान मजीद की सूरत है ना, उसमें ये कि इस तरह की वो जैसे कुरान हज़रात हैं माशाल्लाह, एक से एक खूबसूरत आपको आपने भी सुनी, हमने भी सुनी है, सादत अल्लाह ने हमें दी है, तो वो उस तरह की हो। अच्छा, मैंने देखा खुद भी अगर आप हल्की आवाज़ से पढ़ें ना, जितना भी कुरान मजीद आपको याद है, चाहे एक ही सूरत याद है, हल्की हल्की आवाज़ में अगर पढ़ते रहें पूरी तवज्जो से, तो सम और दी अदर कलाम मुक़द्दस का ऐसे एक तासीर है कि आपके कल्ब पर और जहन पर सुकून तारी होना शुरू हो जाता है।
सही। बात उसमें सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन चाहिए होती है। कई दफ़ा वो कंसंट्रेशन या तवज्जो हमारी, हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन जहन हमारा कहीं आगे पीछे ही घूम रहा होता है। तो माइंड को इंगेज करके ना, दिल को और जहन को इंगेज करके दुरूद शिफा पढ़ सकते हैं पूरी तवज्जो के साथ। मज़ा ये कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, आपको उसके मीनिंग्स भी पता हों। अगर पूरे मीनिंग्स नहीं भी पता है तो कम से कम आपकी तवज्जो हो कि आप इस वक्त कम्युनिकेट किससे कर रहे हैं, अल्लाह ताला से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो नबी करीम अलैहि सल्लम एक तसव्वुर है कि मैं अपने प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद का नजराना मैं पेश कर रहा हूँ। तो वो अकीदत, वो सोच, वो मेंटल इंगेजमेंट, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो जो वरीज़ हैं, जो परेशान कुन जो सोचें आ रही हैं ना, वो जहन को ज़्यादा हाईजैक ना कर सकें, बल्कि ख़ास फोकस कंसंट्रेशन। इसमें एक बड़ी आजकल ना एक माइंडफुलनेस थेरेपी के नाम से ना, अगर कोई सामीन उसमें इंटरेस्टेड हूँ तो माइंडफुल की टर्म अगर आप डालें ना, इंटरनेट पर सर्च करें तो इस पर बेस करके माइंडफुल थेरेपी मतलब ये भी है। वो कहते हैं कि अपने आप को ना, अपने माइंड को पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना, जो माजी गुजर गया, माजी गुजरे हुए माजी में जो भी खुशगवार नाखुशगवार बातें हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं, उनसे भी माइंड को फौरी तौर पर डिसएंगेज करें, माइंड से वो निकालें शऊरी तौर पर। और फ्यूचर से भी ज़रा थोड़ा सा ना आप डीलिंग को, हाजिर में इस वक्त क्या मेरी सिचुएशन है। तो कहते हैं अपने माइंड को बिल्कुल इस जो लम्हा जो इस वक्त गुजर है ना, सिर्फ इस तक फोकस रखें आप। सही। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि बास लोगों के माइंड में एक नेगेटिव सोच शुरू हो जाती है। नेगेटिव सोच पहले पास की कुछ नाकामियाँ, कुछ मसाइल, कुछ परेशानियाँ, कुछ लोगों के रवैये वो माइंड में घूमते हैं। फिर फ्यूचर जो ना उसकी तरफ माइंड कभी चला जाता है कि अब क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो ये जो थाट प्रोसेस होता है ना, ये भी इंसान को ज़हनी तौर पर अपसेट करता है। इससे नींद का मसला भी शुरू होता है, बल्कि कुछ और भी नफसियाती मसाइल शुरू होते हैं। तो आप हाल में रहें कि अल्लाह का शुक्र है इस वक्त मैंने खाना खा लिया, अल्लाह का शुक्र है बिस्तर मेरे पास मौजूद है, मेरे छत भी है, कपड़े भी हैं मेरे। यानी हमारी बहुत दुआ है अल्लाह ताला उन लोगों को जो इन नेमतों से महरूम है, अल्लाह ताला उनकी कमी को पूरा फरमाए अपने फजल व करम से। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनमें इंसोम्निया की शिकायत होती है ना, उसमें ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। सही। खाना आपके पास है, मकान आपके पास है, अल्लाह की तकरीबन हर नेमत सही आपके पास है। सो ज़रा जो फेथ और रिलीजियस जो ओरिएंटेशन वाले लोग हैं, तो उनको हम ये गुजारिश करते हैं कि अपने माइंड को ना कोशिश करें कि मतलब फोकस करें हाल पर और अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिकॉज अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का शुक्र, ये दो ऐसी चीज़ें जो इंसान के दिल को, जहन को बहुत ज़्यादा पुरसकून रखती हैं बहरहाल। और मुसलसल, हाँ, अगर ये सारा कुछ करने के बावजूद हमारे पास आते हैं दोस्त इंतहाई नेक, परहेज़गार, नमाजी, इबादत गुजार, इसके बावजूद कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे बस में नहीं है, मैं ये सब कुछ करके देख चुका हूँ लेकिन पता नहीं क्या वजह को दिल मेरा सुकून नहीं पकड़ता है। अमूमन ये जो कैफियत होती है, इसका मतलब कोई अंडरलाइंग या तो क्लिनिकल एक डिप्रेशन की स्टेट है इस वक्त, या कोई एंग्जाइटी है, या कोई नफसियाती ऐसा मसला है जो उसके बंदे के वाकई ही बस में नहीं है। उसमें फिर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप ज़रूर एक दफ़ा डॉक्टर से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से पूरा अपना ये इशू डिस्कस करें। डिस्कस करके ना फिर उसके मुताबिक जो भी कैफियत है ना उसकी ट्रीटमेंट लेंगे, इंशाल्लाह दोबारा से वो कैफियत आपकी ना नॉर्मलाइज हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे बहन भाई हैं जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा और तरह का लाइफ स्टाइल है, वो कोई भी चीज़ उनको ज़हनी तौर पर रिलैक्स रखती है, शाम में मेरे में हल्की फुल्की वॉक, और एक पक्का हर फैमिली मेरे हेड ऑफ़ द फैमिली के ऊपर, दोनों माँ बाप के ऊपर, बुज़ुर्गों सीनियर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कल्चर कैसे बनाते हैं। यानी वो भी हमारा कल्चर था जिसमें दादी अम्मा या नानी अम्मा होती थी, बच्चे होते थे, कहानी सुनाई जाती थी, और कहानी बड़ी हल्की फुल्की, बड़ी मज़े की, उसमें कोई अच्छी यानी बातें होती थी, और बच्चे सारे ऐसे गौर से सुन रहे होते थे। एक यानी गेट टुगेदर भी हो जाती थी, माहौल बड़ा चिल, बड़ा पुरस्कून होता था। तो उस तरह का कल्चर अगर सीनियर्स जो है ना वो करें कि अच्छा ठीक है बेटा, रात को आइंदा 9 बजे 10 बजे करीब ना कहानी टाइम होगा, या अच्छा इसमें ये बैठ के ना थोड़ा सा बैठेंगे, ये बातें करेंगे, नो अदर टॉपिक विल बी डिस्कस्ड। तो वो आई थिंक इन जनरल वो जो इंसोम्निया या जो बेख्वाबी है ना कि हर बच्चा को उधर मोबाइल लेके बैठा हुआ है, उधर कर रहा है, माँ बाप उसके पीछे जा रहे हैं, एक खुदा से लड़ाई का एक मंजरनामा है, उसके बजाय आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट कल्चर। सही। हल्का फुल्का डिनर करके, नो कॉफ़ी, नो सॉर्ट ऑफ कैफिनेटेड ड्रिंक्स, उसमें थोड़ा सा वॉक पर अगर आपके पास फैसिलिटी है वॉक के लिए आप चले जाएँ। घर के अंदर थोड़ी बहुत कोई इंडोर जैसे गेम्स होती हैं, वो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेलें, इफ़ द पेरेंट्स एंड द किड्स, यानी बच्चे और पेरेंट्स मिलकर वो लूडो ही खेलने में, कहता हूँ यार बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ तो नहीं है ना, कहते हैं वो एक ऐसा कंपेनियनशिप का, एक सुकून का एक होता है ना, कम से कम बच्चे जो ना
वो काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पर पुरस्कून होकर सोते हैं। और जो बच्चा ज़हनी तौर पर पुरस्कून होकर सोएगा ना, उसमें वो नाइट टेरर, नाइट मेयर्स, या फॉर दैट मैटर जो पूरी रात उसके माइंड में एक खौफ, एक वहशत और एक टेंशन वाली जो कैफियत रहती है ना बच्चे के माइंड में, जो अगले दिन उसके स्कूल की परफॉर्मेंस, उसकी तालीम को, पढ़ाई को भी अफेक्ट कर सकती हैं, या खुदा न खास्ता अगर वो हालात ऐसे ही रहें तो उसकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकते हैं ना, इससे बहुत बचत हो जाती है। तो देर वेरी सिंपल टिप्स, ऑनेस्टली बहुत ही टिप्स हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ ट्रीटमेंट को, तो पहले तो अंडरलाइंग काज, वजह क्या है, ठीक, अगर वजह आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो प्लीज़ वजह को आप खुद ही रिमूव करें, उसको सॉर्ट आउट करें, ठीक है ना। अगर सारा कुछ करने के बावजूद सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है तो फिर एक दफ़ा आप डॉक्टर से कहें, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, बेतहाशा लोग करते हैं। इसलिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल स्टोर्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ दवाइयाँ जिसमें मतलब है, जिनको बेंजोडायज़ेपीन ग्रुप की दवाइयाँ कहते हैं, इसमें बड़ी मशहूर जो दवाइयाँ वो एल्प्रेज़ोलाम एक दवाई, ब्रोमेज़ेपाम एक दवाई, ये तो ऐसे लोगों ने खाई है ना भट्टी साहब के जिस तरह फक्के नहीं लोग मारे होते हैं। सही है। और मंथ्स एंड मंथ्स एंड डॉक्टर ईयर्स साहब, एंड इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इस तरह से ओवरडोज लेने से, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से? जी भट्टी साहब, दो तरह, एक तो अगर आपने वैसे ओवरडोज कर दी तो उसमें खुदा न खासा बहुत ख़तरा होता है कि सांस बंद ना हो जाए, और सांस बंद होके मुमकिन है कि अगर और भी बीमारी सांस बंद होकर डेथ होने का वैसे ही चांस होता है ना ओवरडोज में। लेकिन अगर आप रेगुलरली कई महीने आप लेते रहते हैं, अमूमन कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 वीक्स to 6 वीक्स एट द मोस्ट, यानी वो भी अंडर मेडिकल सुपरविजन, अगर आप इसको चंद हफ्ते, जिसमें 4 से 6 हफ्ते का, ये चूँकि रिसर्च में ये चीज़ उन्होंने लिखी हुई है, तो आप लें तो फिर इसका चांस कम होता है आदत बनने का। इससे ज़्यादा जो ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं ना, यानी आप समझ 1 महीने से ज़्यादा, तो फिर चांस एडिक्शन का चांस, नशा बनने का चांस, आदत बनने का चांस ना बहुत ख़तरा बढ़ता जाता है। और एक दफ़ा जब वो नशा बन जाता है ना, फिर आपके दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने जो समझ लें कि एक सुकून और एक नींद का एक फिनोमेना रखा हुआ है ना, वो सारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है, वो फारग हो जाता है। फिर ये दवाई जाकर उसको कंट्रोल करती है। अच्छा, अगर तो आपने गोली ली, दवाई ली तो ठीक, अगर नहीं ली तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। अब कई दफ़ा ऐसा दवाई मिली नहीं है मिसाल के तौर पर, अच्छा जिस वक्त ये फिर दवाई नहीं मिलती है और बंदा कई महीने इसको मसलन ले चुका है, उस दिन फिर भट्टी साहब इसमें क्या क्या होता है, बेचैनी, घबराहट, खौफ, नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ होनी शुरू होती है, कान बजने शुरू हो जाते हैं, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और इस कदर एजिटेशन और एक यानी वो बेसुकूनी की कैफियत होती है कि इंसान ऑनेस्टली ना वो फिर अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रख सकता है, ना वो इबादत सही से कर सकता है। तो ये एक ऐसी बड़ी मुसीबत, और लॉन्ग टर्म में फिर इसमें 2-3 और भी ख़तरात हैं। एक तो यादाश्त को ये बहुत मुतासर करते हैं, शख्सियत को मुतासर करते हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर कर सकते हैं, और ये डिप्रेशन जो है बाज़ में इंसान को सुसाइडल यानी में देखें खुदकुशी के रुझानात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़रा इन चीज़ों से मना किया ना। फेथ रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितने भी रिलीजन हैं दुनिया के, और पर्टिकुलरली जो इस्लाम है, जो दीन फितरत है, जो सच्चा और आखिरी एक पैगाम लेकर है, उसने नशावर चीज़ों के इस्तेमाल पर इसलिए पाबंदी लगाई कि इंसान की सेहत को, उसकी नफ्सियात को, उसके जहन को, हर चीज़ को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये इशू है, इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने दवाई लेनी भी है तो आप बेहतर है कि डॉक्टर से पूछ के पूरा नेगोशिएट कर लें, फिर वो डॉक्टर आपको बताएगा कब तक ले सकते हैं, कितना सा ले सकते हैं, स्टार्ट कैसे करनी है, कितनी डोज में लेनी है, छोड़नी कैसे है, और बाकी ज़ाहिर वो जितनी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो हम सारी एक्सप्लोर करते हैं। फिर हम बताते हैं अच्छा ये जो आप चीज़ कर रहे हैं या ये आपके लाइफस्टाइल में ये जो चीज़ है, या मिसाल के तौर आपको थोड़ी हल्की फुल्की क्लिनिकल डिप्रेशन भी है, तो उसको बेहतर है कि हम ट्रीट कर दें, नींद ऑटोमेटिकली आपको सही हो जाएगी, खुद ब ठीक आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सवाल है आखिर में हमारे एक सामे की तरफ से, गो के हमारे डायरेक्ट टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया है कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं इमरान हूँ नथिया गली से। एक मसला है कि मेरा एक दोस्त जो बहुत कमज़ोर जिस्मानी लिहाज से, और हर टाइम वो कहता है जी कि मुझे, कभी कहता है जी मैदे में दर्द है, कभी कहता है जी मुझे गुर्दे में दर्द है, कभी कहता है सर में दर्द है, कभी कहता है मेरे दिल में दर्द है, और हर वक्त वो बीमारी की कैफियत में एक दिन काम पे जाता है तो 4 दिन छुट्टियाँ कर लेता है, और इलाज के लिए अगर किसी डॉक्टर के पास जाए तो फिर वो ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करता, बल्कि अगली दफ़ा किसी और डॉक्टर के पास चला जाएगा पहले को छोड़ के। तो पूछते हैं कि क्या ये कोई नफ्सियाती मसला है, 26 साल उम्र है इनके दोस्त की।
जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बिल्कुल मसला है और अच्छा खासा मसला है, और उससे उनकी सेहत भी और उनकी ज़िंदगी भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है। जो आपने अलामात बताई है ना, बिल्कुल उनको ज़रूरत है। और अगर वो किसी ऐसे डॉक्टर से जो पूरी तरह तवज्जो के साथ उनका सारा मामला सुने और उनको कॉन्फिडेंस दे। अमूमन ये होता है कि जब जो कैफियत आपने दोस्त की बताई है ना, ये इस तरह के कई हमारे दोस्त हैं, वो जाते हैं डॉक्टर भी बाज़ जल्दी जल्दी में कोई दवाई लिख के देते हैं। अच्छा उन्होंने दवाई ली तो कई दफ़ा इंसान के मैदे की, जिगर की और कैफियत ऐसी होती है कि वो दवाई मसलन उसको सूट नहीं की। अच्छा, लोग फ़ौरन समझते कि ये दवाई मेरे लिए नुकसानदेह है, शायद उस दवाई को छोड़ देंगे, या हल्का फुल्का कोई दवाई का रिएक्शन हुआ या साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो फिर अगले डॉक्टर, फिर अगले डॉक्टर, अगले डॉक्टर। अल्टीमेटली होता है कि बीमारी दिन ब दिन जड़ पकड़ती जाती है, बीमारी बढ़ती जाती है और इलाज नहीं हो पाता है। तो इसमें कोई ऐसा डॉक्टर जो पूरी तसल्ली के साथ, पूरी सरपरस्ती देकर उनको यानी कॉन्फिडेंस में पूरा लेकर और सही सुपरवाइज़ करे, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो जाए और दवाइयाँ उनके यानी जो मौजूदा उनकी सेहत की कैफियत है उसके मुताबिक प्रेस्क्रिप्शन बनाए, ताकि वो दवाई को उनको साइड इफ़ेक्ट भी ना करे। अगर मैदा या जिगर उनका बहुत ही हसास हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है और दवाई को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, इसका भी वो ध्यान रखे डॉक्टर साहब। सही। तो उसमें फिर हम ऐसा फार्मूला बनाते हैं जो ऐसे लोगों को सूट करता है, सॉफ्ट होता है, और वो लेते हैं और एकदम से मतलब है उनको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। तबीयत जो ही बहाल होना शुरू हो जाती है, फिर वो रेगुलरली ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं और इस मुसीबत से और अजियत से निकल आते हैं। सही। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। नंबर की तो रिक्वेस्ट नहीं है ये, लेकिन नंबर हमने ज़रूर शेयर करना है जी। हमने पिछले भी 1-2 प्रोग्राम्स में रह गया था। बाद सामीन बाद में सुनते हैं प्रोग्राम्स और उनके जहन में सवालात भी होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर साहब से रब्ता किया जा सकता है। लेकिन रब्ते से पहले, कॉल करने से पहले मैसेज कर लें। अगर डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं तो आप बात करें। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपना नंबर अनाउंस कर दें। जी बेटी साहब, नंबर जिस पर बजरिया SMS आप रब्ता कर सकते हैं, और SMS करने से पहले ये हमारी हमेशा गुजारिश थी कि आप कहाँ से कर रहे हैं, जगह का नाम प्लीज़ ज़रूर लिखें, अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमें एक तारुफ हो जाता है ना, तो उसमें फिर दोस्ती भी, एक तल्लक भी बंदा महसूस करता है। नंबर है बराए रब्ता 0332 980 7701। मैं रिपीट कर देता हूँ, 0332 980 7701। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामीन मोहतरम, प्रोग्राम्स हम और हमारी जहनी सेहत आप समात फरमा रहे थे, लाइव प्रोग्राम था। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब, और डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब हमारे इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में जो शोबा ज़हनी सेहत है इसके इंचार्ज हैं। और आज हमने स्लीप डिसऑर्डर पे काफ़ी आप समझे कि डिटेल से बात हुई उनसे।